तो आइए हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का ऑलरेडी 4 वीडियो देख चुके हैं। ये 5वां है और इसका पहला सवाल अगेन कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाएगा। सवाल है, ए बलून विच इज असेंडिंग at the rate of 12 meter per second is 30.4 meter above the ground when a stone is dropped. In what time the stone will reach the ground and with what velocity the stone will hit the ground? तो चलिए इस सवाल को समझा जाए। सवाल लिखा पहले क्या है। एक बलून है जो ऊपर की ओर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। तो मान लो यहां एक बलून है और ये जो बलून है ये ऊपर की ओर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से और इस बलून पर एक पत्थर रखा हुआ है। तो जब बलून पर ही एक पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर का भी तो स्पीड 12 मीटर पर सेकंड ही होगा। और जब ये बलून अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30.4 मीटर के हाइट पर जब ये बलून पहुंचा तब इससे जो पत्थर है वो ड्रॉप हो गया। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है पत्थर गिरेगा तो सीधा नीचे जाएगा। मेरे भाई, पत्थर के पास इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है और ये वही वेलोसिटी होगा जो बलून का वेलोसिटी है। बलून अगर 30.4 मीटर पे रुका रहता और पत्थर गिरता तब तो पत्थर सीधा नीचे गिरता, लेकिन क्योंकि पत्थर के पास इनिशियल वेलोसिटी बलून के वेलोसिटी के इतना है तो ये पत्थर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। आप सोचो कि किसी ने पत्थर को इस ए पॉइंट से 12 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर उछाल दिया, तो जाहिर सी बात है ये पत्थर पहले ऊपर जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब पत्थर का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और फिर वहां से पत्थर नीचे आएगा एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पत्थर जमीन तक पहुंच जा रहा है। तो बताना है कि कितना टाइम के बाद ये पत्थर जमीन पर पहुंच जाएगा। यही आपका सवाल है। अगेन अभी तक हम लोग सिर्फ सवाल समझ रहे हैं कि एक बलून है, बलून पे पत्थर है, बलून असेंड करता हुआ, हवा वाला बलून है, ऊपर गया और जब बलून 30.4 मीटर के हाइट पर पहुंचा तो बलून का स्पीड 12 मीटर पर सेकंड था ऊपर जाने वाला। तो जो बलून का स्पीड है तो पत्थर तो बलून से अटैच था तो वही स्पीड पत्थर का भी होगा 12 मीटर पर सेकंड। और यहां से पत्थर ड्रॉप हुआ तो ये ड्रॉप सीधा नीचे नहीं आएगा क्योंकि पत्थर के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी था 12 मीटर पर सेकंड। तो पत्थर ऊपर जाएगा तब तक जब तक इसका वेलोसिटी घट के 0 ना हो जाए और फिर वहां से पत्थर जमीन पर आएगा। हाँ, कुछ लोग के दिमाग में आता सर ऐसा नहीं होगा सीधा ऊपर जाएगा फिर आगे बलून से टकरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बलून का साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। पत्थर ऊपर गया और हल्का सा स्लाइटली डिफ्लेक्ट होते हुए पत्थर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जमीन को टच किया। मतलब मुझे एक बार टाइम निकालना है ए टू बी का, एक बार टाइम निकालेंगे हम लोग बी टू सी का, और एक बार टाइम निकालेंगे हम लोग सी टू डी का। और ये तीनों टाइम निकाल के जोड़ देंगे तो मुझे टोटल टाइम पता चल जाएगा कि कितना देर में पत्थर जमीन पर पहुंचा है। हम लोग ए पर टाइम 0 लेके स्टार्ट कर रहे हैं। ए पर जब बलून है तो टाइम 0 है, तो टोटल टाइम का मतलब हुआ ए से लेके बी तक का टाइम प्लस बी से लेके सी तक का टाइम प्लस सी से लेके डी तक का टाइम। यही आपका सवाल है। और जवाब से पहले सवाल को सीख लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको क्लास में भी सिखाया जाता है मेरे द्वारा, इश्तियाक सर के द्वारा, जिनका मोबाइल नंबर है 9661424042। आप लोग जो भी यहाँ नहीं पढ़ते हैं मुझसे, इस नंबर के द्वारा आप कनेक्टेड हो सकते हैं 62036187। या आपको जो भी डाउट हो आप इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, तो टोटल टाइम मुझे निकालना है कि कितना देर में ये पत्थर ज़मीन को हिट करेगा, और ये भी बताना है कितना स्पीड से हिट करेगा। ये 2 सवाल है हम लोगों को बनाने के लिए। तो चलो भाई बनाया जाए। बात किया जाए पहले ए से लेके बी का। आप जस्ट इतना ही इमेजिन करो कि पत्थर को 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंक दिया गया। तो ए से लेके बी का, तो बात किया जाए फ्रॉम ए टू बी, जैसा कि हम लोग लिख लिख के काम किया करते हैं, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी b हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सीलरेशन a से b का, टाइम a से b का। तो a से b में b पर तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, a पर 12 है, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो -g लगेगा a से b तक, g का वैल्यू 10। और इस तरह से बहुत आसानी से हम लोगों को टाइम निकल जाएगा फ्रॉम ए टू बी, जो कि होगा, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो गया 10। ऐसा करते हैं कि एक्सेलरेशन हम लोग 9.8 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 लेके ही बनाएंगे, ताकि आंसर जो एग्जैक्ट आना है आ जाए। तो चलो, एक्सेलरेशन की जगह पे -9.8 लिख दिया, इसको इधर लेकर के आएंगे, तो 9.8 ए से लेके बी तक का टाइम इक्वल टू 12। तो ए से लेके बी तक का टाइम हो गया 12/9.8, डेसिमल हटेगा ऊपर में 0, ये 49, ये 60, तो 60/49 सेकेंड। 60/49 सेकेंड आया पत्थर को ए से बी तक जाने का टाइम। और जैसा कि हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि जितना टाइम ए से बी जाने में लगेगा उतना ही टाइम बी से ए आने में लगेगा। और मैंने इस ए के जगह पे लौटा है तो मैंने इसी ए पॉइंट को सी नाम दे रखा है। तो ए से बी जाने का टाइम पता है, तो बी से सी बी आने का टाइम पता है। आप चाहो तो आपको प्रूफ करना बिल्कुल आता है। इसका पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कैसे प्रूफ किया जाता है कि टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग।
इसके लिए आपको ए से लेके बी तक का हाइट निकालना होगा पहले, और फिर उसी हाइट का यूज करके हम लोग बी से लेकर के सी तक का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और फिर हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो अब उतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को आनी चाहिए वो सारी बात। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या कि फ्रॉम बी टू सी, अगर मैं बी टू सी का बात करूँ तो वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो ए से बी जाने में जितना टाइम लगा, बी से ए आने में, और उसी ए के जगह पे मैंने सी नाम दे रखा है, उतना ही टाइम लगेगा 60/49 सेकेंड। तो दो टाइम तो हम लोगों को निकल गया, ए से बी का और बी से ए का। ए बोलो या सी बोलो, दोनों एक ही लेवल पे है। अब हम लोग टाइम निकालेंगे सी से डी का। तो ये भी आपको पता है कि जितना स्पीड से इस पत्थर को ऊपर फेंका गया उसी लेवल पे आएगा, तो स्पीड विल बी सेम 12 मीटर पर सेकेंड एज प्रूव्ड इन द अर्लियर वीडियो। जैसा कि पहले के वीडियो में प्रूव हो चुका है कि सेम हाइट पर स्पीड का वैल्यू सेम होता है। अगर ये 12 से ऊपर गया था इसी हाइट पर, तो जब लौट के इसी हाइट पर आएगा तो इसका स्पीड अगेन 12 हो जाएगा, सेम लेवल पर सेम स्पीड। तो चलो, अगर मैं सी टू डी का बात करता हूं तो मुझे सी का इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड पता है, मुझे दूरी पता है, सी से लेकर डी तक का दूरी 30.4 मीटर। तो टाइम निकल जाएगा सी से लेकर डी तक का। तो चलिए बात किया जाए फ्रॉम सी टू डी। इस फिगर को ब्रेन में रखिएगा, और बेहतर होगा अगर आप साथ में बनाते हुए कॉपी में चलें, पॉज करते करते खुद को भी सिखाते चलें। तो बात किया जाए फ्रॉम सी टू डी का, यूजिंग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो दूरी लेना है सी से लेकर डी तक का, इनिशियल आपको सी हो गया, टाइम आपको सी से लेकर डी हो गया, और एक्सेलरेशन आपका सी से लेकर डी, और टाइम आपका सी से लेकर डी का स्क्वायर। तो ये हाइट जो कवर करेगा सी से लेकर डी वो 30.4 मीटर, और सी पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 12 है, और सी से लेकर डी तक के टाइम को मैं T3 नाम दे रहा हूं। दो टाइम तो निकल चुका है, T1 और T2, प्लस सी से लेके डी तक का एक्सेलरेशन प्लस 9.8। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सी से लेके डी तक का बात करेंगे, मतलब शुरुआत सी से कर रहे हैं। तो जब शुरुआत सी से कर रहे हैं तो हर एक सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा, इसलिए ए का वैल्यू 9.8 मैंने डाल दिया, और टाइम हम लोग T3 नाम दे दिया, T3 का स्क्वायर। थोड़ा मेहनत है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन बनेगा तो चलिए इसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 4.9 बार में कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, इसको इधर लेके चले गए तो ये टर्म 0 हो गया इधर। यहाँ क्या हुआ, 4.9 T3 का स्क्वायर प्लस 12 T3 माइनस
30.4। अब ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यूजिंग 0 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम लोगों को क्या मिल रहा है? a के जगह पे 4.9 है, b के जगह पे 12 है और c के जगह पे 30.4 है। ऑल्सो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो x को रिप्लेस करेगा t3 इक्वल टू b के जगह पे आ जाएगा 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 4.9 और c के जगह पे माइनस 30.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के जगह पे 4.9। देखिए अब अगेन आप इसको पॉज करके कैलकुलेशन खुद से कीजिए तो फायदा है, और कैलकुलेशन कोई बहुत भारी भी नहीं कि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। 12 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप 4 इंटू 4.9 इंटू 30.4 को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए 9.8 से। तो आप जब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 595.84 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई खुद से कीजिए, ये आना ही आना है। डिवाइडेड बाय 9.8 माइनस 12 प्लस माइनस, अब आप 595.84 को 144 में ऐड कीजिएगा तो 739.84 आएगा अंडर रूट में बाई 9.8। आइए अब हम लोग ये 739.84 को रूट से बाहर निकालते हैं। तो ये मैं आपके लिए कर दे रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने आपके लिए नहीं किया, वो आप सबको आता होगा, ये भी सबको आता होगा, लेकिन फिर भी रूट के अंदर ये वैल्यू देख के कुछ लोगों को डर सा लगता है। तो देखिए बाबू, पहले डेसिमल हटा दीजिए, 100 हो गया। आप सोचिए कि मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है। किसका करना है? 73984। 2 से डिविजिबल है, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 छके 12, 1 बचा, 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया जाए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 छके 12। फिर 2 से किया जाए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अठी 16। फिर 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। Again it is divisible by 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18।
और फिर 17 इंटू 17 289 होता है। तो हमको कितने का पेयर मिल गया? 2, 2 4, 2 6, 2 8। 8 का मतलब है कि 4 2 मिल गया और 1 17 मिल गया। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 8 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार 17 डिवाइडेड बाय ये 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ये रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 4 2 बाहर आ जाएगा और 1 17 बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 17, 7 छके 42, 7 एकम 7 4 11, 16 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, 27.2 हो जाएगा क्योंकि 10 से डिवाइडेड है। सो ये हम लोगों का रफ में कैलकुलेशन होगा। और क्या मिला हम लोगों को? जो पिछला इक्वेशन हम लोग आए थे ऑन सॉल्विंग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया, ये अंडर रूट वाले टर्म को सॉल्व किया, तो ये पूरा टर्म सॉल्व होकर के आया 27.2। ये -12 है, ये प्लस माइनस बाई 9.8। आइए इसी को हम लोग कंटिन्यू लिखते हैं। तो ऑन सॉल्विंग T3 है हम लोगों के पास -12 प्लस माइनस 27.2 डिवाइडेड बाई 9.8। तो क्योंकि टाइम का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है तो -12 प्लस वैल्यू लेंगे 27.2 डिवाइडेड बाई 9.8। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 27.2 में 12 घटाइएगा तो आपको 15.2 आएगा। 15.2 आएगा डिवाइडेड बाय 9.8। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 बार में कटेगा 49, 2 सत्ते 14, 2 छके 12। आपको टाइम आया 76/49 सेकेंड। ये आपको टाइम निकल गया T3। ये आपको टाइम निकल गया C से D का, C से D का। तो हमको टोटल टाइम चाहिए था। तो टोटल टाइम के लिए आपको पता है एक बार टाइम A से B का, और जो A से B का वही टाइम B से A का, मतलब B से C का जिसको नाम दे रखा है। और फिर हम लोग टाइम निकाला अभी C से D का, जो C से D का टाइम 76/60 आया। इन तीनों टाइम को जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को टोटल टाइम कैलकुलेट हो जाएगा उस पत्थर के जमीन के आने का। सो टोटल टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच और हिट द ग्राउंड, जो बोलिए, रीच मतलब पहुंचना होता है, टू रीच और हिट द ग्राउंड। टोटल टाइम हो गया A से B का टाइम प्लस B से A का भी लिख सकते हैं क्योंकि C और A एक ही पॉइंट है। तो B से C का टाइम प्लस C से D का टाइम। तो ये हम लोगों का आया था 60/49। इट विल बी सेम 60/49। और C से D का टाइम आया 76/49। तीनों को ऐड कीजिए तो एलसीएम लेंगे 49,
60 60 120 6 3 के 18 और 16 196। ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब 4 सेकेंड में बॉल जब बलून को छोड़ा तो 4 सेकेंड लगेगा बॉल को जमीन पे आने में, जमीन को टच करने में। इसी को पूरे को बनाने का एक सेकंड मेथड भी मैं अभी बताऊंगा, जो थोड़ा सा शॉर्ट है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी है। वो ये था, आपको फुल डिटेल में मैंने कहानी को समझाया। आइए, इसका सेकंड पार्ट था कितना स्पीड से जमीन को टच करेगा। तो फिगर को दिमाग में रखते हुए सोचिए, फ्रॉम सी टू डी, सी से डी का बात किया जाए, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस 80, यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v का मतलब हो गया फाइनल स्पीड एट d, u का मतलब इनिशियल स्पीड एट c, एक्सलरेशन c से d का और टाइम c से d का। तो कितना स्पीड से जमीन को टच करेगा नहीं पता, छोड़ दीजिए vd। c पर स्पीड क्या है, तो c पर स्पीड 12 है और नीचे आ रहा है तो प्लस 9.8। और कितना टाइम लगा c से d तक आने में, तो c से d तक आने में 76/49 सेकंड का टाइम लगा। डेसिमल हटाएंगे, एक 10 यहां हो गया, ये 2 बार में कटेगा, 2 बार में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 12 प्लस 76 इंटू 2 कर लीजिए, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/10, तो हो गया 15.2। 15.2 में 12 को जोड़ेंगे तो आपको 27.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल गया, जिससे बॉल जमीन को हिट करेगा। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन एंड समथिंग न्यू यू मस्ट हैव लर्नड। आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इसमें, कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई बॉडी गिरता है तो उसका इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगा, उसका इनिशियल स्पीड वही होगा जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा। आइए, इसको बनाने का सेकंड मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। दोबारा सोचते हैं हम लोग, सवाल क्या था। तो सवाल है, जमीन से 30.4 मीटर के हाइट पर जब एक बलून पहुंचा 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो उस पर से एक पत्थर नीचे गिरा। लेकिन क्योंकि बलून के पास स्पीड था तो पत्थर के पास भी 12 मीटर पर सेकंड हुआ। मतलब पत्थर डायरेक्ट नीचे नहीं गिर सकता, पहले ये पत्थर ऊपर जाएगा और तब तक जब तक स्पीड 0 ना हो जाए। तो ये पत्थर पहले A से B गया और B पर स्पीड 0 हो गया और फिर B से वापस नीचे आया A पर, जिसको मैं थोड़ा अलग नाम बगल में C दे रहा हूं, और फिर वहां से पत्थर पहुंच गया जमीन पर हिट करने के लिए एज पर क्वेश्चन D। तो एक तो बनाने का तरीका हम लोगों ने सीखा कि A से B का टाइम निकालो, फिर B से C का, फिर C से D का। आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यूजिंग S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S हो जाएगा A से
ले करके डी तक का, ध्यान देना, एस यहां डिस्प्लेसमेंट है, ए से डी कहां से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब इससे है कि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां गया, तो मैंने ये एडी लिख दिया। ये जो u है, क्योंकि u का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है, ये 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर था और जब ये लौटा तो ये एक्चुअल में -12 हो गया। तो बोलोगे सर आपने पिछली बार तो -12 नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि मैंने अलग अलग हिस्सा का बात किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और अभी हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टोटल टाइम कैसे निकाला जाए। पिछला टाइप में अलग अलग हिस्सा का टाइम निकाल के जोड़ा, इस बार जो निकाल रहे हैं वो एक साथ 4 सेकंड निकाल देंगे टोटल टाइम। तो मैं सीधे बात कर रहा हूं फ्रॉम ए टू डी, और इसको ऊपर फेंका गया था 12 से, लेकिन जब ए टू डी का बात कर रहे हैं तो सोचेंगे ऊपर नहीं फेंका गया बल्कि ए से नीचे फेंका गया, +12 के बजाय -12 के से, मतलब u के जगह पे -u का इस्तेमाल करना है, और यहाँ टाइम जो होगा वो एक बार में टोटल दे देगा। और जाहिर सी बात है हमने सोचा है कि नीचे फेंका गया मतलब +g, तो ½ GT²। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको आने वाले क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट देगा, जिसमें भी डायरेक्शन अगर चेंज करेगा, फेंकेंगे ऊपर और उसके थोड़ा देर के बाद वो जाएगा नीचे, तो बस सोचो कि ऊपर ना फेंक के नीचे ही फेंका है, बस +u से जगह पे -u लगा देना है। ये कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में कि अगर कोई बॉडी को ऊपर फेंका और ऊपर जाके फिर वो उसी पोजीशन से नीचे चला गया, तो फिर मैं सोचूंगा कि ऊपर फेंका ही नहीं बल्कि मैं नीचे फेंक दिया -u से, तो मुझे एक बार में टोटल टाइम निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, +u के जगह पे -u का इस्तेमाल कर लेना है। तो चलो ए से लेकर डी तक का डिस्प्लेसमेंट है 30.4, u के जगह पे -12, और टोटल टाइम निकाल रहे हैं तो t ही लिख दो, प्लस g के जगह पे 9.8 t², तो ये हो गया 30.4 -12 t प्लस ये कटेगा 4.9 t²। थोड़ा अरेंज कर लो, फिर क्वाड्रेटिक हो गया, इधर 0 ये उधर लेके चले जाओ, पहले स्क्वायर वाले को लिख दो 4.9 t² -12t -30.4। एज यू नो वी हैव जस्ट यूज, तो मैं सीधे लिख रहा हूं फॉर्मूला t = -b, तो b के जगह पे आ जाएगा -12, क्योंकि a यहाँ पे 4.9 है, b यहाँ पे हम लोगों को -12 है, और c हम लोगों को यहाँ पे -30.4 है। तो -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर तो भैया +12 हो जाएगा। तो सीधे मैं 144 लिख दे रहा हूँ स्क्वायर बना करके, क्योंकि इसके पहले ही क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है। ±4ac, तो 4 a के जगह पे 4.9 और c के जगह पे -30.4 डिवाइडेड बाय 2a, 2a a के जगह पे 4.9। तो इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस +12, और अभी अभी हम लोग सेम इक्वेशन को सॉल्व किया है, सॉरी अंदर तो माइनस ना है, -4ac। अभी अभी हम लोग सेम इक्वेशन को सॉल्व किया है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये पूरे को सॉल्व करने पे 27.2 बाहर निकल के आता है रूट के, नीचे बचा 9.8, ये प्लस माइनस। आप सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ माइनस ले लूँ तो टाइम निगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो प्लस ही लेना होगा। तो 12 प्लस 27.2 बाई 9.8, तो 27.2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो 2, 7, 2, 9, 2 और 1 3, डिवाइडेड बाय 9.8, डेसिमल से डेसिमल कट गया। आप ये कैंसिल करके देखो, डेफिनेटली ये 4 बार में कटेगा। सेकेंड मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, 98 इंटू 4 करो, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 3 39, 392 आ गया ना। तो आप लोगों ने क्या सीखा, देखो ये कितना छोटा सा स्पेस में बन गया, कितना छोटा सा स्पेस में टोटल टाइम निकल गया आपको। तो एक ये भी मेथड है और एक लेंदी भी मेथड है जो मैंने आप लोगों को सिखाया। और इसमें भी अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो डी पर डायरेक्ट, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए फिर क्या बात करेंगे हम लोग अगेन बात करेंगे फ्रॉम, सीधे बात करेंगे, कोई कहां से घूम फिर के आ रहा है कोई मतलब नहीं। इनिशियल ए है और फाइनल डी है, तो फ्रॉम ए टू डी यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v के जगह फाइनल तो vd हो जाएगा, और a का इनिशियल प्लस u के बजाय माइनस u gt। देख लीजिए, इसको प्लस u के बजाय हम लोग माइनस u का इस्तेमाल करेंगे a पर, क्योंकि एक्चुअली में u तो ऊपर था और ले रहे हम लोग नीचे, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल हो गया। वैल्यू पुट किया जाए तो u के जगह पे हम लोगों का 12 है, g हम लोगों का 9.8 है, और टाइम लगा टोटल बॉल को आने में 4 सेकेंड। a से लेके d तक जहां से भी घूमते फिरते आ रहा है, a से लेके d तक आने में 4 सेकेंड लगा, तो मैंने 4 डाल दिया यहाँ। तो ये आपको d पर वेलोसिटी आ जाएगा -12, 98 इंटू 9.8 इंटू 4, एज यू ऑल कैन सी हियर इट विल बी 39.2। तो 39.2 में 12 घटा देंगे तो 39.2 माइनस 12, तो 2, 7, 2, फिर वही आंसर आ गया जो पिछला बार आया था, 27.2 मीटर पर सेकेंड। So this was the second method to do the numerical in which direction of velocity changes. अगला सवाल है, a ball after having fallen from rest under the influence of gravity for 6 seconds crashes through a horizontal plate made of glass, thereby losing 2/3 of its velocity. If it then reaches the ground in 2 seconds, find height of plate above the ground. देखिए पहले सवाल क्या है, हमेशा बोला है एक ही लाइन, सवाल पढ़ो, हिंदी करो, नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हिंदी करो और डायग्राम बनाओ, तब आप धीरे धीरे सीखने लगोगे। एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना हमेशा। कॉपी पे सिर्फ उतार लेना वीडियो देख के विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू योर नॉलेज एट ऑल। तो एक गिलास प्लेट है, मान लो एक गिलास का प्लेट है इस तरह का, जमीन से कुछ ऊपर है, किसी स्टैंड पे, मान लो लकड़ी का स्टैंड है, इस लकड़ी के स्टैंड पे ये गिलास का टेबल है, मान लो हॉरिजॉन्टल गिलास प्लेट है।
ये गिलास प्लेट है आपका। अब क्या हुआ, एक बॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी 6 सेकंड तक नीचे आया और गिलास प्लेट से टकराया। तो मान लो यहां से कोई बॉल को आपने ड्रॉप किया, यहां से इस ए पॉइंट से एक बॉल ड्रॉप हुआ और 6 सेकंड तक ये चला। 6 सेकंड तक चलने के बाद ये कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा बी पॉइंट पर 6 सेकंड चलने के बाद, और उसके बाद ये इस गिलास प्लेट से टकरा गया और टकराने के बाद गिलास प्लेट को चूर कर दिया और उसके बाद जो भी वेलोसिटी था उसका 2/3 लूज कर दिया। तो बचेगा कितना, तो मान लो ये टकराने के जस्ट पहले बी पॉइंट और ये टकराने के जस्ट बाद सी पॉइंट। असल में बी और सी दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, बी और सी एक ही पॉइंट है। एक बस टकराने के पहले का वेलोसिटी, और जब टकरा जाएगा तो वेलोसिटी तो बदल जाएगा ना, कम ना हो जाएगा। तो मैंने उसी बी पॉइंट को मैंने सी लिख दिया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टकराने के बाद जो वेलोसिटी बचेगा वो 2/3 लूज कर दिया इनिशियल का। तो था कितना वीबी और इसका 2/3 लूज कर दिया। लूज कर दिया मतलब 2/3 कम हो गया। तो टकराने के पहले अगर वेलोसिटी वीबी था तो टकराने के बाद वेलोसिटी इसके पास बचेगा VB/3। एज यू कैन सॉल्व दिस, 1/3 बचेगा क्योंकि 2/3 लूज कर दिया तो बचेगा कितना 1/3, 1/3 ऑफ टकराने के पहले VB। तो बताना है कि इस गिलास प्लेट का ऊंचाई कितना है जमीन से। जमीन से इस ग्लास प्लेट का हाइट बताना है। चलो इस हाइट को H2 नाम दे दिया और पहले वाला जो हाइट था वो भी नहीं पता, ये H1 नाम दे दिया। आइए सवाल को फिर पढ़ के फिगर से मिलाते हैं। ए बॉल आफ्टर हैविंग फॉलन फ्रॉम रेस्ट, तो एक बॉल रेस्ट से गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी से गिर रहा है, बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फॉर 6 सेकेंड, मतलब ए से लेके बी तक आने का टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड गिरने के बाद क्रैशेस थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट, एक हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट है, इससे ये बॉल टकरा गया। देयर बाय लूजिंग 2/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो जो भी इसका वेलोसिटी बी पर था उसमें 2/3 कम हो गया। तो VB -2/3 VB हो गया। फ्रैक्शन लेके घटा उठाओगे तो VB/3 आएगा। मतलब टकराने के पहले वेलोसिटी VB और टकराने के जस्ट बाद VB/3 वेलोसिटी हो गया। और फिर VB/3 वेलोसिटी हो जाने के बाद फिर ये 2 सेकेंड तक नीचे चला और जमीन पर टकरा गया। मतलब B से लेकर के जब ये जमीन पर पहुंचा D पॉइंट पर, तब B से लेकर D तक का टाइम जो बीता था वो 2 सेकंड बीता था। B से लेकर के D तक का टाइम 2 सेकंड बीता था। तो बताना है कि गिलास प्लेट जमीन से कितना ऊपर था। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेट अबव द ग्राउंड। तो चलो भाई बनाया जाए। पहले बात किया जाए फ्रॉम A टू B का। तो फ्रॉम A टू B आपको इनिशियल पता, टाइम पता, तो आपको VB तो निकल जाएगा। यूजिंग V = U + AT, तो A टू B में फाइनल वेलोसिटी VB
ये टकराने के जस्ट पहले का बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपका यूए, एक्सेलरेशन फ्री फॉल है तो जी, और टाइम ए से बी का। तो आपका वीबी पर वेलोसिटी क्या होगा नहीं पता, ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल तो 0 था, जी का वैल्यू 9.8 और टाइम लिया 6 सेकेंड ए से बी तक आने में। तो आपको बी पर वेलोसिटी हो गया 9.8 इंटू 6, तो 8 छके 48, 9 छके 54, 4 58, 58.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, जिससे ये गिलास प्लेट से टकराया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टकराने के बाद 2/3 लूज कर दिया। ये था जस्ट बिफोर कॉलिजन, याद रखिएगा ये वेलोसिटी है जस्ट बिफोर कॉलिजन, टकराने के जस्ट पहले का वेलोसिटी 9, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर क्रैशिंग, क्रैश जो हो गया विथ ग्लास प्लेट, बॉल लूजेस, बॉल loses 2/3 of its velocity। सो लूज करने के बाद उसी पॉइंट पर जहां बी है वहीं पर सी है, याद रखिएगा बी और सी दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, बस मैंने नाम थोड़ा अलग कर दिया कि बी हो गया टकराने के जस्ट पहले का सोचा हम लोगों ने, और सी हो गया टकराने के जस्ट बाद। तो आपका वीसी हो जाएगा 2/3 लूज कर दिया है तो वीबी माइनस 2/3 वीबी, तो आपका टकराने के बाद वेलोसिटी वीबी/3, और आप वीबी निकाले हुए हैं 58.8/3। तो ये कटेगा भी, देखिए तो कट रहा है तो काट दीजिए इसको। ये 58.8/3 काटेंगे हम लोग तो 3 एकम 3 और 3 9 27 पॉइंट और 3 छके 18, एक बार देख लो 17.66 थे के 18, 7 थे के 21, 6 थे के 18, 9 9 9 9 9 58.8 डिवाइडेड बाय 3, 19 थे 57 तो बड़ा ही आएगा। 3 1 जा 3, 2 3 9 27, 9 होगा यहाँ। तो 3 9 27, 1 डेसिमल 3 छके 18, ठीक है 19.6 आएगा। तो टकराने के बाद वेलोसिटी आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड यहां पर हुआ, तो यहां पर वेलोसिटी पता है 19.6, h2 मुझे निकालना है और मुझे टाइम पता है, तो बहुत आसान है। h2 निकालने के लिए बात किया जाए फ्रॉम C to D का, यूज कर लिया जाए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S के जगह पे मैं थोड़ा डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, S के जगह पे H2, तो H2 इनिशियल हमें पता है 19.6 और टाइम हमें पता है कि 2 सेकंड लगा है, और प्लस हाफ टकरा जाने के बाद फिर तो वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि फिर तो ये फ्री ही फॉल है यहाँ पर, तो अगेन प्लस जी, तो ये जी का वैल्यू 9.8 और टाइम लगा 2 का स्क्वायर, 2 सेकंड में जमीन से टकराया, तो यहां से यहां कैंसिल, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, और 2 एकम 2 और 1 3,
39.2 प्लस 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 39.2 प्लस 19.6, ये आपको हो जाएगा 6 2 8, 9 9 18, 3 3 4 1 5। मतलब वो जो गिलास प्लेट है वो ज़मीन से 58.8 मीटर ऊपर है। तो देखिए, ये आपका ऑलमोस्ट 5th वीडियो था, और आगे का जो भी वीडियो होगा उसमें मिक्स टाइप का सवाल होगा, थोड़ा फॉर्मूला बेस भी होगा, थोड़ा बेहतर लेवल का भी होगा, लेकिन जो भी होगा अब इससे ज़्यादा कुछ नया नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ते जाएंगे, बताते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अंत तभी बनाया जा सकता है जब आप खुद से चीज़ों को पढ़ना सीख जाओ। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आगे का वीडियो देखने से पहले अब तक के सारे वीडियो का न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट खूब प्रैक्टिस कर कर के अपना बना लेना है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट से या सिर्फ न्यूमेरिकल से आप कंप्लीट नहीं हो सकते हो। आपका कमांड थ्योरी और न्यूमेरिकल पे इक्वल होना चाहिए। सो विथ पॉजिटिव होप मैं आप लोगों को यहाँ तक इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और फिर आगे के वीडियो से पहले ये ज़रूरी है कि आप सारे वीडियो को वंस अगेन रिवीजन कर लें, रिपीटिशन कर लें और खूब लिखें। ये सिर्फ देखने और घूरने की चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपना हाथ चलाएंगे उतना ज़्यादा आप निखरते और बेहतर होते चले जाएंगे। थैंक यू।